हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रीपोजिशन अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर है। क्यों चैप्टर है? इतना बड़ा चैप्टर क्यों है प्रीपोजिशन? क्योंकि प्रीपोजिशंस के अंदर हम नंबर ऑफ टाइप की प्रीपोजिशंस कवर करते हैं। कहाँ पर किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, अगर वो यूज किया जा रहा है हमारा किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो किस तरीके का रिलेशंस बताएगा अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अगर प्रीपोजिशंस जिन वर्ड्स के साथ आया है, क्या उनके साथ कोई और प्रीपोजिशंस आ सकते हैं सेम वर्ड के साथ? तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आते हैं तो क्या होगा? तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसको गहराई से समझने के लिए इसलिए हमने प्रीपोजिशंस को इतना बड़ा चैप्टर कंसिडर करा, क्योंकि प्रीपोजिशन अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका आधा प्रॉब्लम तो यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो प्रीपोजिशंस को समझने में ही आती है। तो काफी हद तक हम प्रीपोजिशन को समझ चुके हैं। अब कुछ उसके बस 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम आगे डील करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में प्रीपोजिशन में एडजेक्टिव के लास्ट टॉपिक को डील करेंगे और वर्ब को हम शुरू करेंगे, यानी वर्ब के साथ किस तरीके के प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं और जो प्रीपोजिशंस हम वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। राइट? तो एडजेक्टिव के अंदर हम चेंजिंग मीनिंग विद प्रीपोजिशंस, यानी जो वर्ड्स हैं, जिस तरीके से हमारा प्रीपोजिशन यूज आया है उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है अगर हम प्रीपोजिशंस को चेंज करें। तो टॉपिक पहले 1 डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस में किस तरीके से हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। नाउ ये हमारा कॉन्सेप्ट 8 है, यानी एडजेक्टिव चेंजिंग मीनिंग विद प्रीपोजिशंस। इससे पहले हमने पढ़ा था चेंजिंग सिचुएशन विद प्रीपोजिशंस, यानी सिचुएशन में किस तरीके से बदलाव होगा। राइट? तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमने नाउन के लिए भी पढ़े थे, अब एडजेक्टिव को लेकर भी डिस्कस करें और आगे सेम तीनों टॉपिक हम वर्ब को लेके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा, किस तरीके से अगर एक साथ 2 प्रीपोजिशन आ जाए तो हमें क्या यूज करना चाहिए और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। राइट? और जो रही बात फ्रेजल वर्ब की, जिसको लेकर मैंने बात करा था, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हम प्रीपोजिशंस यूज, यानी वर्ब के बाद अगर आप प्रीपोजिशंस लगा देते हो तो उसका जो मीनिंग है, जो वर्ब का जो एक्चुअल मीनिंग है, मूल जो उसका अर्थ होता है, वो बदलकर दूसरा अर्थ बन जाता है उस प्रीपोजिशन की वजह से। उसको लेके हमने फ्रेजल वर्ब को अलग डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी या वोकैब के पार्ट के अंदर, क्योंकि उसमें हमें याद रखना होता है कि फ्रेजल वर्ब किस तरीके से, किस वर्ब फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या आ रहा है, क्योंकि ये याद करने के सेक्शन है। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को हम याद रखते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द को, इस तरीके से फ्रेजल वर्ब को भी हम याद रखेंगे। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव को लेकर। सो सबसे पहले लेते हैं एंग्री विद। जब भी आप किसी व्यक्ति से अपसेट होते हो, किसी आप पर्सन से बात करते हो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? एंग्री विद। शी इज एंग्री विद जॉन फॉर बीइंग लेट। तो वो किससे अपसेट है या किस पर गुस्सा है? जॉन के ऊपर। तो पर्सन के लिए विद आएगा और अबाउट आएगा सिचुएशन, और एट भी यूज कर सकते हो आप सिचुएशन के लिए। अपसेट अबाउट अ सिचुएशन और थिंग। ही इज एंग्री अबाउट द न्यू पॉलिसी और ही इज एंग्री एट द न्यू पॉलिसी। राइट? नाउ अनॉयड यूज कब किया जाएगा? जब इरिटेट हो जाते हो आप किसी व्यक्ति के द्वारा। देखिए, विद किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए। और बाय किसके लिए यूज होगा? समथिंग के लिए, जब आप थिंग की बात करोगे। राइट? जैसे आई एम अनॉयड विद माई ब्रदर, वो अपने ब्रदर से परेशान हो गया, इरिटेटेड हो गया। आई एम अनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट नॉइज, तो कोई लगातार आवाज आ रही होगी, वो उससे परेशान हो गया स्पीकर। तो यहाँ पर जो नॉइस है ये समथिंग है, यानी थिंग है, इसीलिए हमने बाय यूज किया। और यहाँ पर जो ब्रदर है ये पर्सन है, इसीलिए हमने इनके लिए क्या यूज किया? विद यूज करा है। राइट? नाउ एसोसिएटेड विद का मतलब होता है कनेक्टेड विद, और इसके लिए क्या यूज, एक और यूज होता है अटैच्ड टू। राइट? तो एसोसिएटेड विद और कनेक्टेड विद का मतलब होता है ही इज एसोसिएटेड विद सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो बहुत सारी जो बहुत चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ क्या करता है? ये एसोसिएट है, उनके साथ कनेक्टेड है। एसोसिएटेड टू का मतलब होता है समटाइम्स यूज टू बट लेस कॉमन, ये कभी कभार यूज करा जाता है बट ये काफी कॉमन होता है। जनरली हम एसोसिएटेड विद यूज करेंगे। दिस सिम्टम्स एसोसिएटेड टू। अब जब देखिए बीमारी और सिम्टम्स की बात करें कि कोई प्रॉब्लम अगर किसी पर्टिकुलर थिंग से एसोसिएट करती है तो तब हम टू यूज करेंगे। दिस सिम्टम एसोसिएटेड टू दिस डिजीज। तो इस पर्टिकुलर डिजीज से देखिए कोई बीमारी रही होगी, उसके ये सिम्टम्स है, तो उसको बताने के लिए कि जो लक्षण है ये इस बीमारी से एसोसिएट करते हैं, यानी ये इस बीमारी के को दर्शाते हैं।
बोर्ड विद का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और थिंग, यानी अनइंटरेस्ट का मतलब होता है लूज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कम रुचि होना किसी एक्टिविटी में या राइट या किसी वस्तु के अंदर कम रुचि हो जाना। आई एम बोर्ड विद दिस मूवी, तो वो इस मूवी में कम अपनी रुचि दिखाता है। बोर्ड ऑफ का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड इन जनरल। अगर आप इन जनरल सेंस की बात करें, जैसे किड्स आर गेटिंग बोर्ड ऑफ समर वेकेशन, तो यहाँ पर जनरल व्यू की बात हो रही है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन या एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी को लेकर एक व्यू बनाया गया है कि इन जनरल व्यू में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में बोर हो जाते हैं, यानी मे बी वो गर्मियों की छुट्टियां उन्हें ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए वो घर पे बैठे हुए परेशान हो जाते हैं। केयरफुल ऑफ का मतलब होता है वॉचिंग आउट फॉर समथिंग पोटेंशियल हार्मफुल। केयरफुल ऑफ का मतलब होता है वॉचिंग आउट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज को ढूंढना। देखिए, केयरफुल ऑफ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, यानी जिस चीज से आपको हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उससे सावधानी बरतना, तो तब हम उसके लिए बोलते हैं केयरफुल। जैसे बी केयरफुल ऑफ द ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन ग्लास पोटेंशियली हार्म का मतलब होता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ब्रोकन ग्लास आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ब्रोकन ग्लास से अपने आप को सतर्क रखो या फिर उस सावधानी बरतो, इसके लिए हमने क्या यूज किया, केयरफुल ऑफ। नाउ केयर विद का मतलब होता है हैंडलिंग समथिंग, किसी को अच्छे से केयर करना, यानी किसी को डेलिकेट मतलब आराम से पकड़ना या आराम से उसको डील करना, लिखते हैं ना हैंड केयरफुल विद दिस। देखिए, बी केयरफुल विद दैट वास। वास क्या होता है, जिसमें आप गुलदस्ता जो होता है, जो चीनी मिट्टी का बना हो या कांच का बना हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो काफी प्रोन है, जल्दी टूट सकता है, तो इसीलिए बोला गया कि उसके साथ जब भी आप डील करो तो सावधानी बरतो, केयरफुल विद दैट वास। चार्ज विद मतलब चार्ज विद और एक्यूज्ड ऑफ दोनों सेम रहते हैं, राइट। चार्ज विद या एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, चार्ज विद कब यूज किया जाएगा, जब एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ही वाज चार्ज्ड विद रॉबरी। और चार्ज फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए पे करना, हाउ मच यू आर चार्ज फॉर द रिपेयर्स, हाउ मच वर यू चार्ज फॉर द रिपेयर्स। कंफर्टेबल विद का मतलब होता है एट ईज विद समवन, किसी के साथ आराम रहना, आई एम कंफर्टेबल विद माई डिसीजन। कंफर्टेबल इनका मतलब होता है फिजिकली रिलैक्स्ड, यानी जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हो, तब जब आप अपनी शरीर को आराम करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं कंफर्टेबल। जैसे शी इज कंफर्टेबल इन हर न्यू शूज, तो यानी वो उसको जो न्यू शूज हैं उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यानी उसको कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं, वो फिजिकली तौर पे अपने पैरों को रख के नए शूज के साथ कंफर्टेबल है, आराम में है। कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है मेड अप ऑफ, जैसे द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। कंपोज्ड बाय का मतलब होता है क्रिएटेड बाय, जनरली हम म्यूजिक के लिए लिखते हैं ये, तो जो संगीत होता है ये किसके द्वारा बनाया गया तो उसके लिए लिखते हैं कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड बाय, द म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय मोजार्ट, द म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, तो इस तरीके से। कंटेंट विद का मतलब होता है सेटिस्फाई विद, संतोष, राइट, संतुष्ट या संतोष हो जाना किसी से। ही इज कंटेंट विद हिज रिजल्ट, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो संतोषजनक है, यानी वो अपने रिजल्ट से संतोष है, खुश है। कंटेंट इनका मतलब होता है हैप्पी इन पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर किसी सिचुएशन के अंदर खुश होना, जैसे शी फील्स कंटेंट इन हर न्यू होम, तो वो अपने नए घर के अंदर काफी खुश या काफी अच्छा महसूस कर रही है। कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है इन अपोजिशन टू, जब भी हम विरोधाभास की बात करें तब, जैसे कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव्स ही इज वेरी हम्बल। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है वेरी इंथ्यूजियास्टिक अबाउट, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इंथ्यूजियास्ट होना, कुछ करने के लिए रखना, जैसे ही क्रेजी अबाउट चॉकलेट, तो वो चॉकलेट खाने के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है, उसको बहुत पसंद है। क्रेजी फॉर का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा डिजायर रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना, आई एम क्रेजी फॉर सम आइसक्रीम राइट नाउ। ड्राइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट होना, राइट, ओरिजिन, उत्पन्न जो उत्पन्न होते हैं ना, उत्पन्न को बताता है ये, ड्राइव फ्रॉम, द ऑयल इज ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, तो ऑयल कहाँ से निकलता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, प्लांट से। डिसगस्टेड विद का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज आपको बहुत खराब लगे, तो कोई चीज या कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा खराब लगे फॉर समवन, तो उसको हम बोलते हैं डिसगस्टेड विद। जैसे आई एम डिसगस्टेड विद हिज बिहेवियर, तो उसके बिहेवियर से बहुत परेशान है। डिसगस्टेड बाय का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिस्टेस्ट फॉर समथिंग। देखिए, बाय विद पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और बाय किसके लिए यूज किया जाएगा, समथिंग के लिए, जैसे शी वाज डिसगस्टेड बाय द सीन। इंगेज्ड इन का मतलब होता है बिजी विद एन एक्टिविटी, इंगेज्ड इन का मतलब होता है बिजी इन एन एक्टिविटी, जैसे ही इज इंगेज्ड इन रिसर्च, तो वो किसमें इंटरेस्ट या किसमें बिजी है, अपनी रिसर्च में। इंगेज टू का मतलब होता है प्रॉमिस टू मैरी समवन। देखिए, इंगेज्ड दो जगह किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना शी इज इंगेज्ड
तो इसका मतलब है कि उनकी शादी हो गई है या फिर वो है। तो जब भी अगर आप शादी को लेकर बात करोगे, शी इज एंगेज्ड टू जॉन, शी इज एंगेज्ड टू लखन, शी इज एंगेज्ड टू रवि, शी इज एंगेज्ड टू श्याम। तो इस तरीके से आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। ये कब यूज करोगे? जब आप रिलेशनशिप या मैरिड या रिलेशनशिप स्टेटस की बात करोगे, राइट। अगर एंगेज्ड इन कब यूज करा जाएगा? जब किसी एक्टिविटी में कोई व्यस्त है उसकी बात करेंगे, राइट। फॉन्ड ऑफ का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी लाइकिंग को बताता है। गुड एट, स्किल्ड इन, गुड फॉर यानी बेनिफिशियल, लाभदायी। ग्रेटफुल टू समवन के लिए, ग्रेटफुल फॉर समथिंग के लिए, राइट। गिल्टी ऑफ हम ये पढ़ चुके हैं, गिल्टी ऑफ का मतलब होता है रॉन्ग। आइडेंटिकल टू का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम एज। इम्पेशेंट विद का मतलब होता है इजीली अनॉयड विद समवन, यानी किसी के द्वारा इजीली परेशान किया जाना। जैसे शी इज इम्पेशेंट विद हर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स उनको परेशान कर रहे हैं। अनॉयड विद समवन, इजीली अनॉयड विद समवन, किसी से परेशान हो जाना। इम्पेशेंट फॉर का मतलब होता है एगरली वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना। आई एम इम्पेशेंट फॉर द कॉन्सर्ट टू स्टार्ट, तो उसको बहुत ज्यादा जल्दी है कि कॉन्सर्ट क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसका मतलब होता है इम्पेशेंट फॉर, धैर्य नहीं है, राइट। तो पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। तो जिसके अंदर धैर्य नहीं होता तब वो ऐसे बोलते हैं कि जल्दी से शुरू हो जाए, क्यों शुरू नहीं हो रहा है, यानी ही इज इम्पेशेंट फॉर द कॉन्सर्ट टू स्टार्ट। जेलस ऑफ का मतलब होता है किसी से जलन भावना रखना, राइट। ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। कीन ऑन का मतलब इंथ्यूजियास्टिक अबाउट, राइट। लैक ऑफ का मतलब डेफिशिएंसी। लेट फॉर का मतलब होता है नॉट एट द टाइम, नॉट ऑन टाइम फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए देरी से हो जाना। I was late for the meeting। प्राउड ऑफ का मतलब होता है, अब बताइए, प्राउड ऑफ को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। शी इज प्राउड ऑफ हर चिल्ड्रन, गौरवान्वित महसूस जब आप करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है बीइंग द कॉज ऑफ समथिंग, और रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब होता है आंसरेबल टू, राइट। स्केयर्ड ऑफ, फ्राइटेंड बाय। सॉरी फॉर, फीलिंग पिटी और कंपैशन किसी के लिए, राइट। कंपैशन या पिटी फील करना। सॉरी अबाउट का मतलब होता है अपॉलोजेटिक अबाउट अ सिचुएशन, राइट। किसी के लिए माफी, अपने अंदर माफी की भावना रखना या गिल्ट की भावना रखना, दुख की भावना रखना, तब हम क्या यूज करते हैं? सॉरी अबाउट, कि हमें माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी अबाउट द मेस। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फेड अप विद समथिंग, किसी चीज से परेशान हो जाना। और वरीड अबाउट का मतलब होता है चिंता करना, राइट। किसी सिचुएशन की, अबाउट अ सिचुएशन और पर्सन, जैसे शी इज वरीड अबाउट हर एग्जाम, तो वो अपने एग्जाम को लेके काफी चिंतित है। तो यहाँ पर हमने अपने एडजेक्टिव्स और नाउन खत्म कर लिए। अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो वर्ब के साथ शुरू होता है, कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस किस तरीके से यूज करे जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स की बात करूं, नाउन, एडजेक्टिव, जब ये प्रीपोजिशन को लेके बात करूं, और उसके बाद बात किया जाए वर्ब को लेके, अगर मुझे इसमें प्रायोरिटी रखनी हो, सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? वर्ब। 2 3, ये दो ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा या इक्वल होगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर पूछता है वो वर्ब को लेकर पूछता है, कि वर्ब के साथ अगर आपका प्रीपोजिशन चेंज हो जाता है तो उसकी मीनिंग पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा। तो आपको इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझना है, राइट। यहाँ पर हमने काफी ज्यादा वर्ब्स को लेकर डिस्कस किया, बहुत ज्यादा वर्ब डिस्कस किए हमने। जिस तरीके की वर्ब आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी हमने इंक्लूड करी है, और साथ में जब हम एक्सरसाइज भी करेंगे इनकी प्रैक्टिस, तो वहां पर भी आप सीख लेंगे काफी ज्यादा। हर टॉपिक के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी 2 या 3 टॉपिक को आपस में मर्ज कर देंगे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम उसके साथ इसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। लेकिन उसके लिए पहले आपको थ्योरी पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपके देखिए ये लेक्चर 16 है, अगर आप एक साथ लेक्चर 16 देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप बारी बारी से अपने लेक्चर्स को पढ़िए, दिन में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आप देखिए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, देन उसके बाद उनको प्रैक्टिस में यूज करिए। तो प्रीपोजिशन का जो ये हम सेगमेंट अभी पढ़ रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, ये ज्यादा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि इस वर्ड के साथ इस तरीके की प्रीपोजिशंस आती है तो उसका मीनिंग क्या होता है ना। वर्ब के साथ डिस्कस करते हैं, तो पहले वर्ब को ही समझ लेते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा एक्शन या स्टेट को इंडिकेट करता है। अब ये एक्शन और स्टेट किसकी बताता है? तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट की बताएगा। यानी सेंटेंस के अंदर 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर क्या है, उसकी स्टेट के बारे में बताओगे, तो वो कौन होगा? वर्ब। देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑप्शनल है।
इसके बिना भी सेंटेंस बन जाते हैं, और कहीं पर अगर वर्ब हमारी ऐसी है जिसके लिए ऑब्जेक्ट आना है तो वहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट्स बोलूँ सेंटेंस के तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करूँ जिनके बिना सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, सेंटेंस बनेगा ही नहीं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, राइट। तो वर्ब दो तरीके की वर्ब होती हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने एक्शन को ट्रांसफर कर सके, यानी जैसे गिफ्ट को लेकर गिव को लेकर बात करते हैं, गिव, गिव एक वर्ब हो गई, राइट। और एक टेक वर्ब हो गई, गिव, और एक हो गई टेक, और एक होगी बारी बारी वर्ब टेक। अब गिव और टेक को लेके बात करिए। देखिए गिव, जब भी आप किसी व्यक्ति को कुछ दोगे तो वो गिव ही यूज किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट ने हमारे यहाँ पर गिव यूज करा, शी और ही गिव्स, राइट। अब उन्होंने गिफ्ट दिया, अब ये दिया किया जाएगा, पहले ये बताइए क्या दिया जाएगा। उस जो देने वाले प्रक्रिया है, उस जो देने वाले का एक्शन है, उसको कौन रिसीव कर रहा है, गिफ्ट। गिफ्ट दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति, देखिए इस वर्ब में गिफ्ट ने एक्शन को रिसीव किया, और वो एक्शन किस पे हुआ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की गिफ्ट के ऊपर हुआ कि गिफ्ट हमने किसी को दे दिया। अब आता है वर्ब टेक। अब ये जो टेक है ना, टेक का उधर से समझिए, यानी यहाँ इधर एस ने आर को कुछ गिफ्ट दिया, यहाँ हो गया गिव, यानी गिफ्ट ने अपने ऊपर इस एक्शन को रिसीव किया और वो आर पे चला गया। अब आर ने क्या करा, टेक, आर ने गिफ्ट लिया, तो आर ने जो टेक है वो क्या लिया, गिफ्ट। तो वो जो टेक वर्ब का एक्शन है किसने रिसीव किया, गिफ्ट ने, और वो गिफ्ट किसके पास आ गया, आर से। तो आर ने गिफ्ट लिया एस से। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो काम करती हैं, वो अपने एक्शन को ट्रांसफर करती हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है, इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट का आपने मेंशन नहीं किया तो ये पैसिव फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब दूसरी वाली जो वर्ब होती है वो होती है हमारी इंट्रांजिटिव। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे। अब दूसरी वाली जो वर्ब होती है वो होती है इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये जनरली स्टेट को बताएंगे हमारे सब्जेक्ट के, राइट। और इसके कॉम्प्लीमेंट को देंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब की तरह बात करेंगे, यानी सब्जेक्ट को लिंक करेंगे उसके एडजेक्टिव के साथ या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये हमारी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, और इनके हमारे क्या नहीं होते, ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब जहां से हमने प्रीपोजिशन शुरू किया था हम वहीं पे दोबारा आते हैं घूम फिर के। अब आपको पता होगा जब मैंने स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आपको थोड़े सा इसके बारे में बताया था। मैंने बोला था हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं पॉस, POS। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ऐसे 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। एक हो गया वर्ब और एक हो गया प्रीपोजिशन, राइट। अब मैंने आपको वर्ब के अंदर बता दिया कौन सी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा, किस वर्ब के पास नहीं होगा। लेकिन जब भी आप प्रीपोजिशन लिखोगे ये अनिवार्य है कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा, बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, पहले आप यही बात समझ लीजिए। आपने यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा, कोई वाक्य लिखा, तो प्रीपोजिशन की आपको क्यों जरूरत पड़ी, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए दोनों चीजें आप एक एक करके समझते हैं। प्रीपोजिशन की आपको इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप और ज्यादा अधिक जानकारी देना चाहते थे सेंटेंस को लेकर। अगर आप अधिक जानकारी सेंटेंस को लेकर देना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ दूसरे वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा जो और ज्यादा डिटेल बताएं आपके सेंटेंस के बारे में। तो जब आप दूसरे वर्ड्स को जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो जो जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उनके जुड़ाव को भी आप एक संबंध के तौर पे जोड़ोगे, यानी अगर आपने कोई वर्ड जोड़ दिया तो वो क्या सेंस में जोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं लाइफ का। देखिए एक फैमिली है, फैमिली ए, राइट। तो एक फैमिली होगी हमारी ए, राइट, और दूसरी फैमिली हो गई, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं फैमिली को, यहाँ दूसरी जगह हम एग्जांपल लेते हैं, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक फैमिली हो गई ए और दूसरी जो फैमिली है बी। अब
देखिए अब किस तरीके से जोड़ रहे हैं। मान लीजिए ए फैमिली में से एक मेंबर की शादी बी फैमिली के किसी एक मेंबर से हो रही है, तो यहाँ पर शादी क्या है, एक प्रीपोजिशन, और शादी दो लोगों को जोड़ रही है, यानी दो लोगों के साथ साथ दो फैमिलीज को भी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ फैमिली बी, राइट। तो दो परिवार हो गए, ए परिवार और बी परिवार, ठीक है। दोनों परिवार शादी के संबंध में जोड़े जा रहे हैं। अब शादी तो पूरे दोनों परिवार में से हर एक प्रत्येक व्यक्ति की तो नहीं होगी, किन्हीं दो मेंबर्स की हो रही होगी। एक मेंबर ए का है और एक मेंबर बी का है। तो जब शादी हो रही होती है तो यानी ये जो सेंटेंस है, यानी जो फैमिली ए है और ये जो दूसरे वर्ड्स आके जुड़ रहे हैं, यानी जो उस फैमिली में दूसरे मेंबर्स आके जुड़ रहे हैं, वो रैंडम तो जुड़ेंगे नहीं। अब उनके बीच में संबंध जुड़ेगा। कैसे कि कोई, यानी ए का मेंबर हो गया सपोज छोटा ए और बी फैमिली का मेंबर हो गया छोटा बी। अब जो ए है और बी है, इनमें से कोई हस्बैंड होगा कोई वाइफ होगा। अब बताइए, अब इनके फादर मदर होंगे, इनके ब्रदर सिस्टर्स होंगे, इनके और भी रिलेटिव्स होंगे। ऐसे ही ए के फादर मदर होंगे, इनके ब्रदर सिस्टर होंगे और भी रिलेटिव होंगे। तो अब इन रिलेटिव्स में भी आपस में क्या हुआ, रिलेशन हो गया कि ये इनके फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गए। तो इन लॉज करके ये जो इन लॉज एक नया वर्ड आया, ये रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। यानी जो नए मेंबर्स जुड़े, जो नए वर्ड्स जुड़े, वो एक रिलेशन के साथ जुड़े। यानी अब वो संबंध बताएंगे कि आप क्या लगते हो इनके, किस तरीके से लगते हो, कैसे लगते हो। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये रिलेशन बताया जा रहा है। ऐसे ही जब आप सेंटेंस को डिटेल में आप बनाने की कोशिश करते हो या बताने की कोशिश करते हो, तो आप प्रीपोजिशन लेके आते हो। अब ये जो प्रीपोजिशन है, ये एक तरीके की शादी हो रही है वर्ड्स के बीच में। कैसे? क्योंकि ये वाला जो वर्ड है और सेंटेंस में जहां पर ये यूज किया जा रहा है, ये वाला जो वर्ड हो गया, इनके बीच में एक रिलेशन बताया हुआ है। जैसे हम बता रहे थे ना, इन लॉज का रिलेशन है और किस और का रिलेशन है, कौन किसका क्या लगेगा, कौन किसका क्या लगेगा, ये प्रीपोजिशन ही बताएगा, राइट। तो सेंटेंस में आपने प्रीपोजिशन का यूज समझ लिया कि किस तरीके से प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है। वो रिलेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जब भी आप सेंटेंस के डिटेल में जाओगे, तो अगर आपने कोई वर्ब लिया या आपने कोई दूसरा अदर एडजेक्टिव लिया या आपने कोई नाउन लिया, इनको और एक्सप्लेन करना है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपने बाहर से कोई वर्ड लेके आए, उस बाहर से वर्ड को लाके आप रैंडमली तो कनेक्ट करोगे नहीं, तो उसको एक रिलेशन के साथ कनेक्ट करोगे। वही रिलेशन को कौन बताएगा, प्रीपोजिशन बताएगा। यहाँ पर आप समझे। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब के साथ कैसे प्रीपोजिशन आएगा। अब मैंने आपको बताया था दो ही वर्ड्स होंगे जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब हो गया और एक प्रीपोजिशन हो गया। अब जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं, जिनके साथ नहीं होते वो नहीं आते ऑब्जेक्ट। अगर फिर भी कोई नाउन आपको देखने को मिला, तो यानी वो प्रीपोजिशन के साथ आया है। यानी अगर आप कोई रिलेशन बता रहे हो, तो रिलेशन किसी ना किसी के साथ तो होगा। रिलेशन किसके साथ होगा, वो एक नाउन के साथ रिलेशन होगा, और वो नाउन क्या लगेगा, वो ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी वो इन लॉज होंगे उस दूसरे वाले सेंटेंस के लिए, राइट। तो ये प्रीपोजिशन अपने साथ मेंबर लेके आया है इस फैमिली, यानी इस सेंटेंस में जोड़ने के लिए। अगर ऐसे ही वर्ब के साथ ऑलरेडी, जैसे अबाइड के साथ बाय आ गया, तो बाय हमारा जब आ गया वर्ब के साथ बाय, तो अब इस वर्ब के साथ रिलेशन बताने के लिए हम एक नया मेंबर ले आए, रूल्स। अब रूल्स ऐसे ही तो अबाइड के साथ नहीं आया होगा, वो किसी ना किसी को इसका किसी ना किसी का संबंध बता रहा होगा। तो क्या बताया, यानी जब भी आप अबाइड की बात करोगे, यानी अबाइड का मतलब है किसी रूल या किसी डिसीजन को फॉलो करने की बात करोगे, तो उसके साथ बाय नाम का प्रीपोजिशन आएगा, और उसके साथ आ गया द रूल्स, एक नाउन जो कि ऑब्जेक्ट है बाय का। तो अबाइड वर्ब को कनेक्ट करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए रूल्स के साथ, कि हमें यह बताना है कि जब भी आप किसी, यानी आप कुछ फॉलो करोगे किस रूल को, डिसीजन को, तो कैसे हम उसको जोड़े, उस नए मेंबर को कैसे जोड़े उस मेन सेंटेंस के साथ। तो उसको जोड़ने के लिए हमने प्रीपोजिशन लिया, यानी अबाइड बाय द रूल्स, यानी वी मस्ट, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, राइट। तो इस तरीके से आया है।
अब फॉलो वर्ब के साथ तो द रूल्स आ गया, वी मस्ट फॉलो व्हाट, तो वहां पर फॉलो जो है वो असर डाल रहा है। लेकिन अबाइड के साथ जो है, अबाइड के साथ हमें क्या आया, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो अगर अबाइड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये बात आधी रह गई कि हमें किससे बंधे रहना चाहिए, किससे फॉलो होना चाहिए। तो अवॉइड का मतलब भी वही आ रहा है, फॉलो वाला। लेकिन फॉलो अगर हम एज अ वर्ड यूज करें तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगा, लेकिन अवॉइड नहीं लेके आ रहा है। लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए, उस रिलेशन को पूरा बताने के लिए कि किससे अवॉइड होना चाहिए, तो बाय किसके साथ आया, बाय ने एक रिलेशन बनाया, किसमें, अबाइड में और द रूल्स में। तो ऐसे जो भी प्रीपोजिशंस हम वर्ब में पढ़े हैं, पढ़ेंगे आगे, और एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं, नाउन में पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके के संबंध बताते हैं कि जो दूसरा वर्ड है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। वो शादी वाले संबंध समझ गए ना आप, कि ये किस तरीके से जुड़ा है। अब देखिए, मान लीजिए घर में कोई छोटा मेंबर होगा, वो दूसरी फैमिली के भी छोटे मेंबर में किसी रिलेशन में लगता होगा। वो रिलेशन कौन बता रहा है वहां पर, वो शादी जिसके ऊपर वो रिलेशन हुआ है। ऐसे ही दो वर्ड्स के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है, प्रीपोजिशन। तो इसी रिलेशन, अब ये जो रिलेशन होता है बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है हर एक के केस में। वहां पर एक ही था केस में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। अब इस अलग अलग की वजह से हमें सबको पढ़ना पड़ता है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से रिलेशनशिप दे रहा है किसी वर्ड के साथ। यहाँ पर आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रीपोजिशंस का दोबारा से यूज। नाउ अगले वर्ड को पढ़ते हैं। हमने अबाइड बाइड का मतलब समझ लिया, अबाइड के साथ हमेशा बाय आएगा जब भी आप रूल्स या किसी डिसीजन को फॉलो करने की बात करोगे। अगर आप बात करते हो अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना या गिव अ रीजन। या देखिए, अकाउंट फॉर मतलब कैन यू अकाउंट फॉर द मिसिंग मनी, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो पैसा खोया है। सो अकाउंट फॉर का मतलब होता है गिविंग अ रीजन या फिर एक्सप्लेन। एक्यूज के साथ हमने पढ़ा था, एक्यूज वहां पर हमने पढ़ा था गिल्ट और एक्यूज। तो एक्यूज जब भी आप यूज करोगे, देखिए इसको आप एक्यूज ऑफ के साथ क्या करोगे, ब्लेमिंग फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी को ब्लेम करना किसी गलत काम के लिए, राइट, ब्लेमिंग फॉर अ रॉन्ग डूइंग। अडेप्ट टू का मतलब होता है बिकम एडजस्ट टू अ न्यू कंडीशन, तो किसी नई कंडीशंस को लेके एडजस्टेबल हो जाना। शी क्विकली अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, किसी नए एनवायरनमेंट को जल्दी से अडॉप्ट कर लेना या फिर उसके साथ फैमिलियर हो जाना, राइट, एडजस्ट कर लेना, कंफर्टेबल हो जाना। एडिट वर्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको याद रखिए। फॉलो क्लोजली या फिर स्टिक टू, किसी से के जैसे मान लीजिए कोई गाइडलाइंस दे दी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अडहीर टू द गाइडलाइंस। तो इस ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अडहीर, तो टू प्लस वर्ब यहाँ पर क्या यूज हो गया, ये यहाँ पर हो गया इन्फिनेटिव, लेकिन अडहीर आया है उसके साथ हमने क्या यूज करना है, गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस को अडहीर के साथ संबंध बताने के लिए हमने टू भी यूज कर लिया, टू द गाइडलाइंस। यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव को शो कर रहा है, यहाँ पर टू इस तरीके से गाइडलाइंस को कनेक्ट कर रहा है, राइट। एडमायर फॉर का मतलब होता है रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, किसी के प्रति रिस्पेक्ट देना। एडमायर हर फॉर हर करेज, तो मैं उसको रिगार्ड करता हूँ या मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी बहादुरी के लिए। एवरेज एग्री विद का मतलब होता है हैव द सेम ओपिनियन, किसी बात को आप, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त एग्री करता है कि मोबाइल फोन्स का जो यूज है वो कम करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और आपने बोला बिल्कुल आई एग्री विद यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपके ओपिनियन, आपके डिसीजन, आपका जो सलाह है, जो उससे मैं क्या करता हूँ, सहमति देना। तो सहमत होना या सहमति देना, उसको हम यूज करते हैं एग्री विद योर असेसमेंट। नाउ एम एट का मतलब होता है पॉइंट और डायरेक्ट टूवर्ड्स, तो निशाना साधना, मतलब कि आप किसी डायरेक्ट करना या किसी की तरफ पॉइंट करना। ही एम्ड एट द टारगेट, तो उसने टारगेट के प्रति निशाना साधा। अलाउ फॉर का मतलब होता है कंसीडर और इंक्लूड, किसी को ध्यान में लेना, कंसीडर करना, इंक्लूड करना। वी नीड टू अलाउ फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, हमें वी नीड टू अलाउ, हमने बाहरी खर्च के लिए हमें अलाउ करना होगा, कंसीडर करना होगा। अपॉलजी फॉर का मतलब होता है से सॉरी फॉर नो एक्शन, यानी से सॉरी फॉर एन एक्शन, तो किसी एक्शन को लेकर आप माफीनामा देते हो, जब आप माफी मांगते हो, यानी अपॉलजी। ही अपॉलजी फॉर बीइंग लेट, तो देरी से आने के लिए वो अपॉलजी। अपील टू का मतलब होता है अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, यानी जो आपको लुभाए, द आइडिया अपील्स टू मी, तो प्रभावित करे, तो आइडिया उसको क्या कर रहा है, अपील, प्रभावित कर रहा है। अप्लाई फॉर का मतलब होता है
रिक्वेस्ट ऑफिशियली, तो ऑफिशियली जब आप किसी के लिए रिक्वेस्ट करते हो, आप अप्लाई करते हो। देखा होगा जब भी आप एग्जाम के लिए या कॉलेजेस के लिए या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के आप नोटिफिकेशन को फिल करते हो, तो आप अप्लाई करते हो, अप्लाई फॉर दी बैंक पीओ जॉब, अप्लाई फॉर दी एसएससी एग्जाम्स जॉब, अप्लाई फॉर दी गवर्नमेंट कॉलेजेस, अप्लाई फॉर दी क्लैट, अप्लाई फॉर दी XYZ अदर सर्विसेज। तो जब भी आप जॉब या किसी और चीज के लिए रिक्वेस्ट ऑफिशियली रिक्वेस्ट करते हो तो अप्लाई फॉर। आर्ग्यू विद का मतलब होता है किसी के साथ बहस में जाना, डिबेट विद समवन, डोंट आर्ग्यू विद द रेफरी। अराइव एट का मतलब होता है किसी जगह पे पहुंचना। अब देखिए अराइव एट अ डिसीजन भी हो सकता है, अराइव एट अ प्लेस भी हो सकता है। वी अराइव्ड एट द स्टेशन। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, यानी ही रिक्वेस्ट फॉर अ कॉफी, ही आस्क्ड फॉर अ कॉफी। तो आस्क्ड फॉर का मतलब हो जाएगा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर आस्क्ड का मतलब ये नहीं कि पूछा या बोला, यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो जो बाकी के वर्ड्स हैं हमारे सेम वर्ब विद प्रीपोजिशंस में, हम आगे के जो वर्ड्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, उनको अच्छे से डिटेल में जाना है, और कहीं पर डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चीजों को समझेंगे। तो आपको प्रीपोजिशंस को काफी अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रीपोजिशन आपके समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस बना लोगे। तो बाकी के जो वर्ड्स है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एंड मतलब पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।